एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज से केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री का आज ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ मैटर्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मैटर पढ़ेंगे। ओके, तो आज मैटर होगा अपना किसके साथ? केमिस्ट्री के साथ। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, जानेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, कि पदार्थ कितने तरीके का होता है, किस तरीके से इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग सारे बहुत सारी जो चीज़ें मैटर को रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है तो ऐसा कोई MCQs नहीं है। ओके मैटर हो गया परमाणु। मैटर अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, है ना। केमिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाता है, अगले सब्जेक्ट की पहले टेंशन होने लगती है। नहीं आगे कौन सा होगा। चलो तो शुरू करते हैं। मैटर, ओके, पदार्थ। मैटर यानी पदार्थ होता क्या है? इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस, जिसमें कि कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो, ठीक है, तो आपने एक स्पेस ले रखी है, वहाँ पर उस स्पेस में कुछ रखा नहीं जा सकता है अनलेस एंड अनटिल आप उस स्पेस से हटो नहीं तो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल चेयर रखी होगी, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट रखा होगा जहाँ पर उसने स्पेस ले रखी होगी। सिंपल, कुछ ना कुछ स्पेस ले रखी होगी। इनफैक्ट आपका जो पूरा रूम है वो मैटर से भरा हुआ है। आपको लगेगा नहीं सर मेरा पूरा रूम मैटर से भरा नहीं हुआ है, क्योंकि हर जगह सब कुछ नहीं रखा हुआ है, खाली भी स्पेस है। खाली है, देखो यहाँ पे जैसे मेरा हाथ लहर रहा है तो ये खाली है। एक्चुअल में वो खाली नहीं है, वहाँ पे गैस है, वहाँ पे एयर है। ठीक है, अगर आप पूरे अपने रूम को विजुअलाइज करें तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें दिखेंगी, लाइक फॉर एग्जांपल कि चेयर है, टेबल है, बेड है, सोफ़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके पंखा है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको लगेगा बाकी तो सब खाली है पूरा रूम। खाली नहीं, एक्चुअल में वो भरा हुआ है एयर से, बिकॉज एयर भी एक ना कुछ स्पेस ले रही है, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। एंड क्योंकि उसका भी द्रव्यमान होता है और क्योंकि उसने भी स्थान घेर रखा है, तो इसलिए वो भी मैटर ही होगा। तो मैटर इसीलिए 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड, जैसे कि हमारी जैसे जो चीज़ हम देख सकते हैं बड़े आसानी से, चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेड, ये सब पंखा हो गया, ये सब सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड पानी हो गया। ठीक है, पानी इन द सेंस एक प्रकार हो गया। ठीक है, लिक्विड डिफरेंट तरीके का हो सकता है आपका। ठीक है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हनी भी हो सकता है, हनी लिक्विड वाटर भी हो सकता है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो फ्लूइड हो। ओके, एंड गैस भी हो सकता है। अब हम क्लासीफाई किस बेसिस पे करते हैं कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा और कौन गैस होगा, यानी कौन ठोस होगा, कौन द्रव्य होगा, कौन गैस होगा, ये हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो क्लासीफाई करने के लिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, देयर आर, अभी हमने 3 पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ कितने लिखे हुए हैं? 4, बट एक्चुअल में होते हैं 5। ठीक है, 5th स्टेट ऑफ मैटर आखिरी में देखेंगे, लेकिन 4 स्टेट ऑफ मैटर ये प्राइमरी प्राइमरी तो 3 ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव्य और जो गैस होती है वो आपके प्राइमरी 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। बाकी फिर यहाँ से चौथा और पांचवा आगे आता है, किस तरीके से आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सॉलिड्स के बारे में। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दे हैव डेफिनिट शेप। तो डेफिनिट शेप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, फिक्स्ड बाउंड्री ले रखी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी भाग रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पानी डाल दिया अपनी टेबल पे, तो उसका फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, वो धीरे धीरे हो सकता है और फैलना शुरू करे, और फैले और फैले और फैले। तो उसका कोई क्या फिक्स बाउंड्री होता है? लिक्विड का कोई क्या फिक्स बाउंड्री होता है? द आंसर इज नो। क्या कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगा? तो वो पहले तो हम पहले बाउंड्री और शेप की बात करते हैं। तो बाउंड्री अगर बात करेंगे तो सॉलिड की तो फिक्स्ड होगी, कोई भी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा फ़ोन है, तो फ़ोन का एक बाउंड्री है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कहीं से भी बढ़े जा रहा दरख्त की तरह या फैल रहा है वो, उसका फिक्स शेप है। ठीक है, सर दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, यानी कि जब उन पर फोर्स लगता है तो अपने शेप को वो रीगेन कर लेते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स।
ठीक है। तो जब किसी आउटसाइड फोर्स लगेगा तो अपने शेप को रिगेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई शेप को रिगेन कर लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें अपने फ़ोन में कुछ भी एकदम से फोर्स लगाऊँ, ठीक है, इस पर बहुत ज़ोर का फोर्स लगाऊँ तो हो सकता है टूट जाए, फिर थोड़ी ना अपने शेप पे आएगा ये, ठीक है। बट हाँ, बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि जब तक वो उस पर्टिकुलर शेप पे रीगेन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलके बनता है, उनके बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उनके बीच का जो बल है जिससे वो आपस में बंधे हुए हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि वो दूर दूर भाग ही नहीं पाते। इसलिए उनका हमें क्या देखने को मिलता है? डेफिनिट शेप देखने को मिलता है, फिक्स्ड बाउंड्री देखने को मिलती है। वहीं पे आप देख लो लिक्विड, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है सर। है तो ये फिक्स बाउंड्री नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी इस ऐसे कंटेनर में डला हुआ है, ऐसे कंटेनर में डला हुआ है, इसलिए उसका शेप अज्यूम कर लिया। अभी मैं इसको ग्लास में डाल दूंगा तो इस शेप का अज्यूम कर लेगा। अभी मैं इस तरीके से किसी बर्तन में डाल दूंगा तो इस शेप में आ जाएगा। तो यानी कि जो लिक्विड होते हैं, क्योंकि इनके बीच के जो पार्टिकल्स उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो बल है वो इतना जोर का नहीं है, इतना तेज नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपस में एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, कहीं भी भागते हैं। और गैस में क्या है? गैस में तो और कम होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से और दूर दूर भागते हैं ये, ठीक है। तो इनको एक कंटेनर में भी रखना मुश्किल हो जाता है कि हमें ये है कि भाई चलो एक ये कंटेनर है, इसमें मैं गैस डाल देता हूँ और गैस वहीं की वहीं बनी रहेगी, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना कम है कि ये कहीं भी भागने लगते हैं, ठीक है, तो वो गैस हो जाते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड पे आते हैं लेकिन उससे पहले लिक्विड और गैस समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पे आएंगे। तो लिक्विड की बात करेंगे, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जो अभी हम लोगों ने देखा। एंड गैस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। अ गैस इज अ सब्सटेंस दैट इज इन गैसियस और वेपर स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब क्या होता है कि यह व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि गैस इतना दूर दूर होती हैं कि इनकी इंडिविजुअल खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे समझ लो। ये जितनी भी गैसेज आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी गैसेज हैं, वो सारे लॉज को, जो भी गैसियस लॉज होते हैं, इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी गैसियस लॉज होते हैं, चाहे बॉयल्स लॉ ले लो, चाहे चार्ल्स लॉ ले लो, ये सब गैस फॉलो करती हैं। ये सारी गैसेज इन सारे लॉज को फॉलो करती हैं, यानी एक यूनिफॉर्म तरीके से बिहेवियर दिखाती हैं, यानी एक रूप में खुद को प्रदर्शित करती हैं, अलग अलग रूप में प्रदर्शित नहीं करती हैं, एक ही तरह सारी गैसेज बिहेव करती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कि ये बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी एग्जिबिट करती हैं, यानी कि व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई हमें कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड उस कंटेनर का जिसमें उसको रखा गया उसका शेप ले लेगा, और गैस का ऐसा कोई शेप तो आप भूल ही जाओ। और इसमें हमें बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पार्टिकल्स के बीच में इन दी सॉलिड, और सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है इन गैस। तो ये कारण होता है कि क्यों अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर अपन को देखने को मिलते हैं। अब जो सॉलिड है ना, सॉलिड को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठोसों को भी हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, ठीक है, यानी कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। एमॉर्फस मतलब अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलीय, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले तो स्वभाव में ये समदैशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय स्वभाव में विषमदैशिक होते हैं, मतलब दे आर आइसोट्रोपिक एंड दे आर एनिसोट्रोपिक। अब यहाँ पे देखो हिंदी में कितना आसान है समझना, समदैशिक, सम मतलब एक जैसा, विषम मतलब कि ऑड, यानी कि एक जैसा नहीं है, उसको हम बोलते हैं विषम, है ना। तो सभी दिशाओं में समान गुण अगर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि किसी भी दिशा से आप जाइए आपको सेम टाइप की जो प्रॉपर्टीज उसको देखने को मिल रही हैं, उस पर्टिकुलर जो भी सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज आप कहीं से भी मापने लग जाओ सेम ही मिलेंगी। लेकिन क्रिस्टलीन जो होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके दिशा से गुण बदलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज वैरी विद द डायरेक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज वैरी विद द डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लकड़ी के टुकड़े को लो तो लकड़ी सॉलिड है। अब अगर किसी ने ढंग से कभी थोड़ा बहुत लकड़ी के बारे में अगर कोई जानता हो, तो जो आपकी लकड़ी होती है, जो वुड होती है, उसका एक ग्रेन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कभी आपने देखा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको वुड में कुछ तो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेन। तो ग्रेन के हमेशा अगर कभी आप बड़ाई से पूछो तो हमेशा वो ग्रेन के अलॉन्ग काटता है, ना कि अगेंस्ट में, क्योंकि उसके अलॉन्ग काटना आसान रहता है, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वुड में, लकड़ी में, कि अलोंग दी
मतलब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग तरीके की प्रॉपर्टी है, एक अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं तो अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, क्लियर है। तो जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, तो ये सब कैसे हैं आपके एनिसोट्रॉपिक है, इसमें आप वुड भी लिख सकते हो। ठीक, वहीं अगर बात करेंगे जो ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें आप किसी भी डायरेक्शन से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करेंगे, किसी भी डायरेक्शन से वो आपको सेम ही मिलेगी। इसीलिए इनको समदैशिक और इनको विषमदैशिक बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक। इनका इर्रेगुलर शेप होता है, इनका डेफिनिट शेप होता है। ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। जैसे कि आपने पढ़ा था बायोलॉजी में स्यूडोसिलोमेट्स। हाँ, स्यूडोसिलोमेट कौन थे, क्यों? हु आर स्यूडोसिलोमेट्स, किनको बोलते थे? तो ये हम बोलते थे कौन से फाइलम को? तो वो था आपका कौन? एस्चेलमेंथिस या फिर निमैटोडा, वही सेम ही है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। उन्हीं को स्यूडोसिलोमेट, क्योंकि इसमें फॉल सिलोम था। सिलोम कुछ इस तरीके से कैविटीज़ में भरा हुआ था सिलोम, यानी कि वो फॉल्स सिलोम था। बट ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। अब ऐसा क्यों कि ये फॉल्स होते हैं और ये ट्रू होते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जैसे आप यहाँ पे देखिए, क्या कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है पार्टिकल्स का? नहीं, इधर उधर अरेंजमेंट है, ठीक है, एक शेप है, ठीक है, भले एक डेफिनेट शेप ना, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक शेप तो है उसका, लेकिन वो इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही आपको रेगुलर शेप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेगुलर शेप देखने को मिल रहा है, और पार्टिकल्स रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, इसीलिए उस सॉलिड का शेप भी रेगुलर है क्रिस्टलिन में। एमॉर्फस में क्या हो रहा है? एमॉर्फस में ये फॉल्स सॉलिड है बिकॉज यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट है, और क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और क्रिस्टलिन वालों का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हाट डू वी मीन बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हमने किसी सॉलिड को क्या किया? हीट करना शुरू किया। अगर वो तुरंत मेल्ट हो जाए, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके वो मेल्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मेल्ट नहीं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सॉफन हो रहा है। सॉफन का मतलब वो एक तरीके से मुलायम हो रहा है। उसको हम भाई सॉलिड को हीट करेंगे तो वो हल्का होगा। क्यों हल्का होगा? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच के लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूटने लगेंगे, वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगेंगे, इसलिए धीरे धीरे वो ये पिघलने से लगेंगे ये। तो अगर धीरे धीरे से पिघल रहे हैं, एक सिर्फ फिक्स पॉइंट पे नहीं पिघल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि इनके पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि मैं बोल दूं कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एमॉर्फस होते हैं आपके आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलिन होते हैं आपके एनिसोट्रोपिक। ठीक है, क्लियर है? ओके। ये कब से क्लास होने लगा? आप इन्फॉर्म पहले से नहीं करवाए थे? बात तो सही है, इन्फॉर्म तो नहीं हुआ था, लेकिन कोई नहीं, अभी हो रहा है तो फिर हो ही रहा है। क्लियर है? ओके। ठीक, चलिए अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखते हैं। ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या चीज़ होती है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाकी की तरफ। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम सॉलिड को हीट कर देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट कर देंगे तो गैस बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, आप खुद सोचो कि अगर हम जब हीट करेंगे, हीट करने का मतलब ये है कि इनके बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कम हो रहे हैं, वो ढीले पड़ रहे हैं, वो टूट रहे हैं। एंड क्योंकि वो टूट रहे हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो यहाँ पे क्या हो रहा है? टूट रहे हैं, धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, तो वो लिक्विड बनेगा। और अगर और आप इसको वीक कर दोगे तो वो गैस बन जाएगा। जैसे कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ को आपने गर्म करना शुरू किया तो वो लिक्विड में पानी बन गया, पानी को आप गर्म करोगे तो वो गैस बन जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, है ना। आपने देखा होगा कि अगर आप
पानी को गर्म करो और रख के पतीले को कहीं पे भूल जाओ, थोड़ा सा पानी आपने गर्म किया और रख के भूल गए आप, ठीक है, धीरे धीरे उसमें कुछ नहीं बचेगा, कहाँ गया वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो ये हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसने एक एक्स्ट्रा हीट ली जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, लेकिन उस पर अभी हमें नहीं जाना है। तो इतना आपको समझ में है कि उनके बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगते हैं। ठीक, होता क्या है कि जनरली होता यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, आप मुझे बताओ क्या होता होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता होगा या फिर एक्सपैंड होता होगा। वॉल्यूम के बारे में, अगर मैं किसी चीज़ को हीट कर रहा हूँ तो वॉल्यूम में क्या होगा, ये बताइए आप। चलो, तो जब भी हम हीट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम हीट करेंगे किसी चीज़ को तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा वो पर्टिकुलर चीज़, ठीक है, एक तरीके से सिकुड़ना शुरू होगा, आप इसे समझ सकते हो, उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो वाटर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है कि वो जब उसको काइंड ऑफ कूल डाउन किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल उसका वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 से 10 आया, 10 से 5 आया, इस तरीके से वो क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और पानी क्या होता जाएगा, वो डेंसर होता जाएगा और डेंसेस्ट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे आके। 4 डिग्री सेल्सियस का ऐसा तापमान है कि जहाँ पर पानी का जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, जो कि नॉर्मल होता है किसी भी चीज़ को जब हम अगर हम कूल डाउन करते हैं, यहाँ पर हीट, ठीक है, तो हीट में आपका हो जाएगा एक्सपैंड, वॉल्यूम हीट करने पे एक्सपैंड करता है, ठीक है, वॉल्यूम हीट करने पे एक्सपैंड करता है और कूल डाउन करने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हीट करने पे एक्सपैंड एंड कूल डाउन पे करने पे कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, 15 से 10 पे लेके आए, 10 से 5 में लेके आए, तो धीरे धीरे हम पानी का तापमान कम करते जा रहे हैं। इसकी वजह से पानी का जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, जो कि नॉर्मल है, कोई ऐसा विचित्र बात नहीं है। और डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम घटता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अजीब होता है पानी के साथ। क्या होता है कि इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट ना होके एक्सपैंड होने लगता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट ना होके एक्सपैंड होने लगता है और डेंसिटी बढ़ने की बजाय घटने लगती है। वॉल्यूम और डेंसिटी का हमेशा उल्टा ही मामला चलता है, यानी कि इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम घट रही है तो डेंसिटी बढ़ेगी और अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी घटेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ती गई और वॉल्यूम घटता गया। अब इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कुछ विचित्र हुआ ये कि अब पानी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपैंड होना शुरू हुआ और इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी, घनत्व पानी का। तो इसी वजह से जैसे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई तालाब, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में, लद्दाख वगैरह में, जैसे लद्दाख में एक फ्रोज़न लेक पे मैराथन होती है, सुना आपने, फ्रोज़न लेक पे मैराथन होती है। काफ़ी लोग पानी पे, जो तालाब होता है उस पर चलते हैं सर्दियों के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ऊपर की सतह जो है पूरी जम चुकी हुई होती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि पानी नीचे से क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि नीचे, ऊपर तो ठीक है, ऊपर के बजाय नीचे से जमना चाहिए, क्योंकि नीचे ज़्यादा काइंड ऑफ ठंडा होगा। तो ऊपर से ही क्यों जम रहा है, नीचे से क्यों जमना नहीं शुरू हो रहा है? और कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला पैर रखा, हल्की सी पतली सी लेयर थी बर्फ़ की और पैर घुस गया आपका पूरा, ठीक है, और पानी में आप घुस गया पूरा। तो ऐसा इसलिए ही होता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है? देखो, एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो रहा था जब वाटर क्या हो रहा था, 4 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल, वाटर को जब हम किसी भी चीज़ को कूल डाउन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा था वो, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, एक्सपेंशन ऑफ वाटर शुरू हो गया। और ये एनोमलस है। एनोमलस का मतलब है विचित्र। जो नॉर्मल कुछ होता है उससे अगर कुछ उल्टा होने लगे तो उसको एनोमली बोला जाता है, एनोमलस बोला जाता है। नॉर्मली कि भाई सूरज, ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट,
लेकिन वो वेस्ट से राइज कर जाए तो उसको हम एनोमली बोलेंगे, एनोमलस बोलेंगे। कि जो होता है नॉर्मल, ठीक है, जो रीति का रिवाज है उसके अगेंस्ट अगर तुम चल रहे हो, लाइक भाई नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये है कि भाई सेम कास्ट में मैरिज करो, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो इंटरकास्ट कर लो तो वो क्या हो जाएगी, एक एनोमली हो जाएगी, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर को करना था क्या, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो एक्सपैंड करने लगा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, और ये एनोमलस है, ये विचित्र घटना है। तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं इसको, ठीक। तो होता क्या है कि पानी जैसे ही तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होने से क्या हो रहा है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भारी हो रहा है, तो भारी पानी नीचे जाता जाएगा, भारी पानी नीचे जाता जाएगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस तक ही भारी होगा, डेंसेस्ट पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका बाद जो हल्का वाला पानी है जो ऊपर यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो 4 डिग्री सेल्सियस से जब फर्दर कूल डाउन होगा तो एक्चुअल में वो भारी ना होकर वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो वो फैल जाएगा पूरा। और क्योंकि ये पूरा आपकी ठंडी हवा के कांटेक्ट में है, इसलिए ये लेयर पूरी जम जाएगी, क्योंकि ये पूरी ठंडी हवा के कांटेक्ट में है। और जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी था वो नीचे है, और ये पानी की जो तापमान है वो धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस रीच कर जाएगी, और ये लेयर आपकी पूरी जम जाएगी, ये पूरी लेयर आपकी जम जाएगी ऊपर की, ठीक है। और एक तरीके से जो आपको लगेगा कि जो बर्फ़ है वो पानी में तैर रही है। अब बर्फ़ पानी में तैर क्यों रही है, डूब क्यों नहीं रही, क्योंकि आप खुद सोचो, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर की डेंसिटी कम होने लगी थी, तो यानी कि ये कम घनत्व वाला है, ये कम भारी है, और जो ज़्यादा भारी होगा वो नीचे सेटल डाउन होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, फिर बाकी के जो पानी है वो सब 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, वो सब नीचे सेटल डाउन है, ठीक है, वो नीचे है। और सबसे ऊपर क्या होगी, आपकी बर्फ़ होगी, तो बर्फ़ एक तरीके से पानी में तैरेगी, ठीक है। तो दिस इज़ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे आएंगे। तो ये तो एक विचित्र चीज़ थी जो हमें बीच में पढ़नी थी, जो हमने पढ़ ली। इसी वजह से आप देखोगे तो जो मछलियाँ वगैरह हैं वो आराम से सर्वाइव कर पाती हैं। मछलियाँ वगैरह अगर नीचे से जमना शुरू हो जाए, सोचो नीचे से जमना शुरू हो जाए तो मछलियाँ एकदम ऊपर तैरने लगेंगी, ऊपर आ जाएंगी, पकड़ना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से नीचे रह पाती हैं, जबकि पूरी बर्फ़ जमी हुई है, पूरी यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। आपको लगेगा अगर ऊपर बर्फ़ जमी हुई नीचे तो क्या ही हाल हो रहा होगा मछलियों का, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, तो वो और जो मछलियाँ हैं वो और नीचे जाती हैं, ठीक है। तो लिविंग बींग्स के लिए रहना भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ओके। अब आते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे। तो सॉलिड को हीट कर रहे थे, लिक्विड बन रहा था, लिक्विड को हीट कर रहे थे, गैस बन रहा था, और गैस को जब हम हीट करेंगे तो वो प्लाज्मा बनेगा। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा एक आयनित गैस है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक रूप से आवेशित कणों की संख्या लगभग समान होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारा प्लाज्मा क्या है, चौथा पदार्थ का अगर हम देखें तो चौथा रूप है ये, ठीक है, चौथी अवस्था है ये। अ प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस विद रफली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो जब गैस को हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो आयनाइज हो जाती है। गैस को भी अगर हम हीट कर दें बहुत ज़ोर का, बहुत ज़्यादा अगर हम उसको हीट कर दें तो क्या होगा, उसमें आयोनाइजेशन हो जाएगा, उसके आयंस बन जाएंगे, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है इसीलिए प्लाज्मा को अलग अलग जगहों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो नियॉन लाइट्स होती हैं वहाँ पर प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको जो मेडिसिनल पर्पसेज हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल पर्पस में कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो सेंसिटाइज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों के। अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास जाओ तो वो कुछ तो लाइट यूज़ करेगा, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, किसका नहीं होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब पूछना क्या चाह रहा हो। कल ही गया था डेंटिस्ट के पास, तो जनरली आप देखोगे तो वो ब्लू कलर की लाइट या तो यूज़ करेंगे, है ना, या तो रेड कलर की यूज़ करते हैं। तो कई बार वो सेंसिटाइज करने के लिए ही यूज़ करी जाती है मेडिसिनल पर्पसेस से। नियॉन लाइट्स में इनका यूज़ किया जाता है। जो हमारा पूरा सन है, जो है फिर जितने भी स्टार्स हैं ना, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, आज से हज़ारों साल पहले की बात है अगर आपको याद हो।
तो ये सब में प्लाज्मा होता है, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा हीट होती है कि जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है, और जब आयनाइज हो जाती है गैस तो वो ग्लो करती है। ये इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनको नियॉन लाइट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्टार्स वगैरह में भी आपको प्लाज्मा, जितने भी आपको ग्लोइंग चीज़ें दिख रही हैं जिनकी खुद की लाइट है, वो एक्चुअल में प्लाज्मा है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लैबोरेटरी बाय हीटिंग अ गैस टू एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। कंपैरिजन कर लेते हैं डिफरेंट स्टेट्स हो, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक, सॉलिड में। गैसेज में लोएस्ट होगा, और लिक्विड में अगर बात करेंगे तो बीच का है तो मीडियम होगा, ठीक है। देन क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट है, इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, एकदम तगड़ा है, बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है ना। देख रहे हो कितना क्लोजली पैक्ड है ये। तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होगी, लो होगी। और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लोएस्ट है, ठीक है, गैस में, तो इनके बीच की जो स्पेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि गैस में दूर दूर हैं पार्टिकल, तो इनके बीच की स्पेस ज़्यादा है। अब स्पेस ज़्यादा है तो दूर दूर भागेंगे, ये ज़्यादा भागेंगे, जल्दी भागेंगे। भागने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा नहीं है कि क्या होती है, लेकिन आप समझ लो गतिज ऊर्जा इसको हिंदी में बोलते हैं। जब कोई चीज़ गति करती है तो उसमें कोई जो ऊर्जा आती है तो उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो गैस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जल्दी जल्दी भागेंगे। सॉलिड में एकदम क्लोजली पैक्ड है तो जाने का उनको स्कोप नहीं, तो लोवेस्ट होगा, और लिक्विड में मीडियम, ठीक है। और वही मूवमेंट को लेके, जो मूवमेंट है तभी काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे, यानी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। पहला सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, उसके बाद हमने गैस को बहुत हीट कर दिया था तो प्लाज्मा बन गया था। अब अगर इसी गैस को हम बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर देंगे, बहुत एकदम ठंडा कर देंगे, कितना ठंडा कर देंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जब गैस ऑफ बोसॉन्स को एट वेरी लो डेंसिटी, तो डेंसिटी बहुत कम रखनी पड़ती है जो भी गैस को हम लेंगे, और उसको अगर बहुत जोर का कूल डाउन कर दिया जाए एब्सोल्यूट ज़ीरो में, यानी 0 केल्विन, या फिर जिसको हम टेम्परेचर कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है वो भी सीखेंगे, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। तो बस अभी समझ लें कि केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में जाना होता है तो 273 घटाना होता है, तो 0 में 273 घटाओगे तो -273 ही मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन होता है वो सभी भी पढ़ेंगे, वो कन्वर्जन अभी मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से गैस से बना रहे हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जब गैस के पार्टिकल्स कॉल्ड एज बोसॉन्स जो एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज़ को कूल डाउन कर देंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, तो बोसॉन्स मिल जाएंगे अपने को। या फिर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एकदम एक तरीके से जो गैस के पार्टिकल हैं क्या है, एकदम इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे गुच्छे में इकट्ठा हो जाएंगे वो, ठीक है, ऐसे गुच्छे में इकट्ठा हो जाएंगे, और उनको हम बोलेंगे बोसॉन। ओरिजिन कहाँ से हुआ नेम का, अगर हम उत्पत्ति की बात करें, द टर्म बोसॉन रेफर्स टू द नेम ऑफ डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। तो डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बोसॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है, और वो पेपर जो उन्होंने 1924 में पब्लिश किया था, आइंस्टाइन को भेजा, ठीक है, और 1925 में आइंस्टाइन उस पेपर का यूज़ करके प्रेडिक्ट किया था कि हाँ, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम किसी गैस को एट वेरी लो डेंसिटी में कूल डाउन कर दें एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे। क्योंकि तब लैबोरेटरी में इस तरह की कंडीशंस बना पाना मुश्किल था ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से इन लोगों ने ऐसे बना के नहीं दिखा पाए थे, या चाहे डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस जी हों या अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हों, ये लोग बना के नहीं दिखा पाए थे। तो बना के बाद में जब लैबोरेटरी में इस तरह की कंडीशन डेवलप करना पॉसिबल हो पाया, तब दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिक कॉर्डनेल और कार्ल वीमैन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1995 की बात है, 1995 की बात है, जब इन्होंने रुबीडियम गैस को लिया एट वेरी लो डेंसिटी और उसके एटम्स को कूल डाउन किया बहुत ही कम टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर में। तो सबसे पहली बार इन्होंने रुबीडियम गैस के एटम्स, रुबीडियम जो गैस है उसके एटम्स का यूज़ करके बोसॉन्स को बनाया था, फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया उन्होंने,
ठीक है। देन उसके बाद फर्दर वॉल्फगैंग केटल ने 1999 में सोडियम एटम्स का यूज़ करके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया। ठीक है, वैसे ये BEC का मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ही है, दोबारा उसमें कंडेंसेट लगाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीनमैन ने रुबिडियम एटम से 1995 में और वॉल्फगैंग केटल ने सोडियम एटम्स का 1999 में, और फिर इन तीनों लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में 2001 में 2001 में, वॉल्फगैंग केटल, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीनमैन को। ठीक है, देन आते हैं अभी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर पे, यानी पदार्थ की अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन आता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, मुझे पता ही नहीं था, आज तो काफ़ी लोगों को आई थिंक नहीं पता था ना क्लास के बारे में। चलो, तो अभी आते हैं चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर पे, कि किस तरीके से एक मैटर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसको बोलते क्या है। तो अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। दिस हैपन्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, खैर उस पर भी अभी मतलब क्या, नेल पॉलिश रिमूवर जैसे आपने देखा होगा, तो आप अगर उसको अपने पाम्स में रखो, आप अपने हथेली पे रखो, तो वो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है और आपको ठंडा ठंडा लगता है। आपने नोटिस किया है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, और वो लिक्विड तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो, जैसे आपने अपने हथेली पे नेल पॉलिश रिमूवर डाला है ना, नेल पॉलिश रिमूवर डाला, आपने नोटिस किया होगा कि जब वो आप डालते हो तो एकदम से गायब हो जाता है और आपको ठंडा ठंडा लगता है। होता है कि नहीं है? तो ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपने उसको अपने हाथ में डाला, ठीक, तो उसने आपकी हाथ की हीट को, आपके जो हाथ की हीट थी उसको यूज़ करके उसने अपना फेज़ चेंज कर लिया, या मैटर का स्टेट चेंज कर लिया। वो लिक्विड से गैस हो गया, क्योंकि वो ऐसा है कि उसको ज़्यादा टेम्परेचर की नीड ही नहीं है गैस में कन्वर्ट होने की। जैसे आप पानी हाथ में डालो, पानी तो नहीं गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो इतना वॉलेटाइल नेचर का होता है कि डालते ही वो तुरंत हल्की सी हीट लेता है आपके हाथ से, और वो तुरंत वाष्पीकरण हो जाता है। और क्योंकि उसने आपके हाथ से हीट ले ली, आपके हथेली में जो हीट थी उसको ले लिया, इसलिए आपका हाथ में ठंडा ठंडा लगता है, ठंडे ठंडा का एहसास होता है, क्योंकि उसने आपकी हाथ की हीट ले ली। ठीक, देन अगर हम बात करेंगे, इवेपोरेशन बोलते हैं इसको। इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, वो समझने की आवश्यकता थोड़ी सी, यानी व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहला है तापमान बढ़ाना। तापमान बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने पतीले में कुछ रखा है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको हीट कर रहे हैं, गर्म हो रहा है। अब मान लो उसको, आपको अगर आप उसको तेज कर दोगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट करने लगोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी उसका वाष्पीकरण होगा, यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। सिंपल, आप कपड़ों से समझो कि जब हम कपड़े जो हैं धुल के डालते हैं सर्दियों के टाइम पर या गर्मियों के टाइम पे, तो कब जल्दी सूखते हैं? गर्मियों के टाइम पे। अभी थोड़े दिन बाद तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ेगी कि आप बाहर कपड़े डालना ही बंद कर दोगे, आसपास इधर कहीं डाल दोगे, ताकि ज़्यादा धूप ना लगे, नहीं तो आपके कपड़ों का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा, है ना। आप डरते हो, फिर इतना ज़्यादा धूप पड़ता है और तुरंत आधे घंटे नहीं लगते हैं, आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और लेकिन वही सर्दियों में पूरे दिन पड़े रहते हैं, नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दो तो जल्दी से रेट ऑफ एवापोरेशन हो जाएगा। सिंपल, आपको ही पता है कि जैसे आप एक बाल्टी में पानी रखो, ठीक है, एक बाल्टी में आपने, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, रखा, और ये आपने एक थाली में पानी रख दिया, तो वैसे बात है कि जो थाली वाला है पानी, वो क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसके सतह क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स दूर दूर बिखर जाएंगे और उनका जल्दी रेट ऑफ एवापोरेशन हो जाएगा। आप अभी रख दो धूप में, ठीक है, इसमें एक
ठीक है, तेज धूप हो, आप ग्लास में रखो पानी और थाली में रखो, तो आपको ही पता है बेसिक सी चीज़ है, उसमें क्या मैं डिटेल में पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, विंड स्पीड अगर मैं बढ़ा दूँ तो भी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल डे में कपड़े टांगो बाहर, ठीक है, और एक दिन जब बहुत हवा चल रही है तो जिस दिन हवा चल रही है उस दिन जल्दी कपड़े आपके सूखते हैं। या फिर जब बरसात का टाइम होता है तो आप नोटिस करते हो कि आप क्या करते हो कि बरसात हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर तो कपड़े डाल नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, अपने रूम पे पंखा चला के कपड़े डाल देते हो। करते हो ऐसा? पंखा क्यों चलाते हो? ताकि विंड स्पीड इंक्रीज़ हो। विंड स्पीड से ही लेना देना है इसका, ठीक है, क्योंकि जब तेज़ हवा लगेगी तो रेट ऑफ एवपोरेशन ज़्यादा होगा। उसके पीछे का भी रीज़न है जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पहले बताया था आपको। क्या? कि सिंपल सी बात यह है कि जब आप क्या करेंगे, पंखा चलाएंगे, तो उस गीले कपड़े के आसपास की जो गीली हो गई हवा है, गीली क्यों हवा है? क्योंकि भाई पानी जो आपके कपड़ों में है वो सूखा होगा, तो वो एयर में चला गया होगा। वो हल्के से कपड़े जब सूखे होंगे तो जो कपड़े के आसपास की जो एयर है वो मॉइस्ट हो गई होगी। पंखा चलाओगे तो ये मॉइस्ट एयर रिप्लेस हो जाएगी ड्राई एयर से, तो सूखी हवा आएगी उसके आसपास, देन वो गीली होगी, वो फिर हटेगी, तो इस तरीके से वो साइकिल चलता रहता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पे, ह्यूमिडिटी क्या है, ज्योग्राफी में पढ़े थे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वायुमंडल में कितना वाटर वेपर है, कितनी वाष्पीकरण है, कितना जल वाष्प है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना। जब गर्मियों के टाइम पे आप देखोगे जब धूप पड़ती है तो इतनी चिपचिपी गर्मी होती है, नहीं होती, एकदम मन नहीं होता कुछ करने का, चिपचिपी गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर आ चुका है, और जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर पहले से ही है तो पानी का जो वाटर है वो वेपर में क्यों जाना चाहेगा, क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि एयर बोलेगी भाई मुझे चाहिए ही नहीं पानी, मैं पहले से ही फुल हूँ, मैं पहले से ही भरी पड़ी हूँ, तो मुझे पानी और मैं कहाँ होल्ड करूँगी। जैसे कि यहाँ पर मान लो कपड़ा मैंने टांग दिया और पानी हवा में पहले से बहुत मॉइस्चर है, तो वो इससे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड ही नहीं कर सकती, तो भाई कहाँ से कपड़ा सूखेगा मेरा। तो इसीलिए जब ह्यूमिड डे होता है तो वहाँ पर कपड़े थोड़े से कम जल्दी सूखते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने पे बढ़ेगा, विंड की स्पीड इंक्रीज़ करने पे बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने पे एक्चुअल में डिक्रीज़ होता है। क्या? रेट ऑफ इवापोरेशन। आई होप आप समझ गए होगे। इवापोरेशन के बाद आते हैं अब कंडेंसेशन यानी संघनन पे। तो इवापोरेशन है लिक्विड इनटू वेपर, और कंडेंसेशन क्या है, वेपर इनटू लिक्विड। यहाँ पे क्या था, लिक्विड इनटू गैस, यहाँ पे क्या है, गैस इनटू लिक्विड। यहाँ गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ड्यू और फॉग, ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो कोहरा पड़ता है, जो कुहासा होता है, जो शबनम यानी कि जो ओस की बूंदें होती हैं, सब कंडेंसेशन के फॉर्म्स हैं। जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। जैसे कि जो ड्रॉपलेट आप देखते हो, है ना, ड्रॉपलेट आप देखते हो ना लीफ में, ये कौन से टिश्यूज़ हैं, ये लीफ के वेन्स होती हैं। इन वेन्स में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कौन से ऊतक होते हैं, ज़रा बताइए। तो आप नोटिस करते हो कि किस तरीके से यहाँ पे पत्तियों में या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलती हैं बूंदें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवापोरेशन कब हो रहा है, इवापोरेशन लिक्विड से गैस में हो रहा है, यानी कि इसको हमें हीट करना पड़ा होगा। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनती है, यही होता है। और जब, ठीक है, इसी तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं गैस को कूल डाउन कर दूं तो वो लिक्विड बन जाएगा, तो वही हो रहा है, इवापोरेशन का उल्टा है। गैस को अगर मैं कूल डाउन कर दूं, भाई लिक्विड को हीट करने पे गैस बन रहा है, तो गैस को कूल डाउन करने पे लिक्विड बनेगा। इसीलिए जो हमारा सर्दियों में क्या होता है, मैंने आपको पूरा ये ज्योग्राफी में एक्सप्लेन किया था कि सर्दियों में लंबी जब रात होती है तो लंबी रात में अर्थ के हमारे नज़दीकी जो लेयर होती है, एयर होती है, अर्थ के नज़दीकी जो एयर की लेयर होती है वो बहुत ठंडी हो जाती है। वो बहुत ठंडी हो जाती है तो जितना भी वहाँ पे उस एयर में वाटर वेपर था वो, या फिर जो गैस के फॉर्म में है, वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा अगर किसी पार्टिकल के अराउंड, जैसे कि डस्ट पार्टिकल स्मोक, तो वो कोहरा बन जाता है, फॉग। और अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि पत्ती है, तो पत्ती बहुत ठंडी हो गई, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार के आपने देखे होगे जो विंडशील्ड होते हैं, दरवाजे होते हैं कार के, वहाँ पर बहुत सारी ओस जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ठंडी हो गई वो, और उसके आसपास की जो भी एयर थी और उसमें जो वाटर वेपर था, वो जो गैस थी वो कूल डाउन हो गई, और कूल डाउन होने की वजह से वो क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और इसी को बोलते हैं हम ड्यू या फिर ओस। ठीक है, क्लियर है? ओके। स्क्लेरेनकाइमा होगा, यस। गटेशन एट एजेस ऑफ लीफ, गटेशन से यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन हाँ रात में होता है गटेशन, लेकिन गटेशन का
ओ से कोई लेना देना नहीं होता है, ड्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। गटेशन जो होता है हाइडाथोर्स के थ्रू होता है लीफ की एजेस पे। ठीक है, वॉइस में क्या कोई इशू है, वॉइस में कम आ रही है? ठीक है, अब आते हैं सब्लिमेशन पे। तो हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लिया, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करवा लिया। अब कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को सीधा गैस में। ठीक है, सॉलिड को सीधा गैस में। अब सर सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करें तो क्यों, इसको क्या बोलेंगे? ना को सर कॉलिन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी, यस। हाँ, कॉलिन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन मैंने वेन्स का पूछा था। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रैन काइमा होगा। ठीक है, चलो। तो सॉलिड से लिक्विड सिंपल है, मेल्टिंग है। तो ये मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि सॉलिड से लिक्विड वाले क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जब कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ऊर्ध्वा पतन बोलते हैं या फिर सब्लिमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग देम थ्रू अ लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर नैप्थलीन, जो नैप्थलीन बॉल्स हैं आपकी, वो क्या है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप देखते होगे नैप्थलीन की बॉल्स पड़े 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 वो एकदम गायब हो जाती हैं। वैसा तो है नहीं कि सॉलिड से पहले वो लिक्विड बन जाती हैं, देन लिक्विड से गैस में, तो वो नैप्थलीन होती हैं। ठीक है, ड्राई आइस हो गया। ड्राई आइस क्या होता है, क्यों, व्हाट इज ड्राई आइस? भाई उसको मेल्टिंग भी बोल सकते हो, ऐसा उसमें कोई इशू नहीं, और वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो मेल्टिंग या फिर ड्राई आइस की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, ये होता है आपका सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2, ये भी सीधा सॉलिड से गैस में ही कन्वर्ट होता है। जो सॉलिड CO2 है ये सीधा गैसीय CO2 में कन्वर्ट होता है। तो ड्राई CO2 भी आपका कैसा है, सबलाइम कंपाउंड है। तो सबलाइम कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो, और कंपाउंड क्या आते हैं वो भी अभी देखेंगे। तो सबलाइम चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपूर की गोलियां, कैम्फर, कैम्फर हो गया, कपूर हो गया। तो कपूर भी आप नोटिस करते हो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में नहीं जाता है। डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन, जहाँ पे गैस सॉलिड में टर्न होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि ओस की बूंदें होती हैं, ठीक है, ऐसे आप अगर ठंडे इलाकों में जाओ तो पेड़ों में वहाँ पर ओस की बूंदें नहीं होती हैं, बर्फ़ जमा हो जाती है। पत्तियों में, गाड़ियों में बर्फ़ जमा हो जाती है वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, बर्फ़ जमा हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो ड्यू पॉइंट था वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम था। ड्यू पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पर वो कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ये ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम का तापमान है वहाँ पे, तो वो लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस नहीं होंगे, वो एक्चुअल में सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो पत्तियों में जैसे बर्फ़, ठंडे इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में सर्दियों के टाइम पे, तो क्या होता है वहाँ पर ओस नहीं पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि तापमान इतना कम हो जाता है कि वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, तो सीधा गैस से सॉलिड बनता है। और उसको बोलते हैं हम क्या, जैसे आइस क्रिस्टल जो फ्रॉस्ट वगैरह होती है वो, उसको डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, तो अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है फ्रीजिंग, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, सिंपल है, पूछेगा भी नहीं आपसे। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, आपका फ्रीज हो रहा है। ठीक है, देन लिक्विड से गैस जा रहा है, इवेपोरेशन, गैस से लिक्विड आ रहा है, कंडेंसेशन। सॉलिड से सीधा गैस जा रहा है, सब्लिमेशन, गैस से सीधा सॉलिड आ रहा है, डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन बोलते हैं इसको। ठीक, क्लियर है? ये तो हम देख ही चुके हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं इवेपोरेशन के लिए। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है ना। ये बेसिक्स जो हमारी केमिस्ट्री होती है क्लास 9th 10th की, जहाँ पर हमें एलिमेंट कंपाउंड पढ़ना सिखाया जाता है, जो हम लोग ग्रेजुएशन करके भी निकल आते हैं, फिर भी नहीं समझ आया ना नीलम जी, तो ज्योग्राफी क्लास देखिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कि किस तरीके से ये गैस से सॉलिड बना, तो ज्योग्राफी में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, क्या पूछ रहे हो, फाइंड मो, क्या स्टार्टिंग से पूछ रहे हो? हैप्पी होली, हो गई है होली अब। हाँ हाँ,
ओके, आर्ट्स बैकग्राउंड है बेटा, देखो रोना नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, वो ग्राउंड है, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आर्ट्स बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, वही है कि अगर आपने पीछे से स्टार्ट लिया तो आपको तेज़ भागना पड़ेगा अगर आप लोगों के बराबरी में आना चाहते हैं तो। ओके, है भाई टॉपिक्स, बोलने फैट मैंने टॉपिक नहीं, कुछ भी मतलब है, पहला ही टॉपिक है ये, कुछ भी लिख दो। चलो अभी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन मैटर कैन बी क्लासीफाइड एज, अभी तो हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स पढ़ रहे थे। मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अभी जो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखा जाए क्या, मतलब मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है एंड काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि आज उनको पता नहीं चला है क्लास का, जितना कि मुझे समझ में आ रहा है। काफ़ी लोगों को आज की क्लास के बारे में पता नहीं चला है, क्योंकि शायद मैं भी इन्फॉर्म करना भूल गया या फिर मैं करवा दूँ। देखो क्योंकि ये लेक्चर दो पार्ट में तो डिवाइड होगा, मैं लेट मी टेल यू, ठीक है। दो पार्ट में इस सेंस में कि आज ही मैं आपको एमसीक्यू करा दूँ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा, जैसे अभी मुझे पूरा सब्सटेंस मिक्सचर पढ़ाना है, देन मिक्सचर्स को अलग अलग कैसे किया जाता है वो पढ़ाना है, गैसियस लॉस पढ़ाने हैं, देन उसके बाद एमसीक्यूज आएंगे। यस सर, रहने दो, ठीक है। चलो आज आई थिंक इतना ही रखते हैं, मतलब मुझे दिक्कत नहीं है कुछ, ये मत सोचना कि मतलब मुझे, ठीक है मैं तो सिंपल क्लास ऑफ भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन आई थिंक काफ़ी लोगों को आज की क्लास के बारे में पता नहीं चला, तो खैर कोई नहीं। हमने बेसिक स्टेट ऑफ मैटर समझ लिए हैं, कितने तरीके से होते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी समझ लिया। आई थिंक यह हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कल ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करते हैं विद दी MCQs ऑल्सो, जहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर देखेंगे एंड उसके बाद कैसे अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, एंड MCQs भी। ओके ठीक। बोल रहा है भांग नहीं उतरी सर जी, अभी तो सब घूम रहा है। हाँ नहीं हमें पता है बेटा, पता है हमें। यानी फिजिकल केमिकल चेंजेस भी होंगे, यस। नोटिफिकेशन नहीं आया था क्या क्लास का आज? तो नहीं कंटिन्यू करना तो मैं करवा दूँ, सच कुछ इशू नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, पूरा मिक्सचर, ओके, यहाँ तक करना होगा अपने को, ठीक है, यहाँ तक फिर, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक तो करना होगा। कर लें सर, स्टैटिक जी के क्वेश्चंस करेंगे, स्टैटिक जी के क्वेश्चंस भी। चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, कल से वो कर लेंगे नहीं तो, ओके। चलो तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी संरचना के आधार पर पदार्थ को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। भाई एक बार डिसाइड कर लो, ठीक है, मैं बार बार नहीं वो कर पाऊँगा, आप कंटिन्यू सर होगा। चलो नो 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 आज रहे, चलो ठीक है आज रहने देते हैं, आज काफ़ी लोग नो नो बोल रहे हैं, ठीक है। तो नो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फोक डांस वाला लेक्चर आपका डला है कि अभी कि नहीं डला है एप्लीकेशन पे? क्यों? 4.0 बैच में, चलो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है आपका लेक्चर तो आज तो वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो कल करेंगे। फोक डांसेस का लेक्चर डाला है कि नहीं बैच में?
ओके, नहीं डला है। देखो, फोक डांसेस का भी लेक्चर आज आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये बस बोल रहा हूँ कि एकदम एग्रेसिवली नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीको को भी साथ लेके चलना, ठीक है, जितना हो सके। इसी वजह से मैं अभी एकदम से आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ केमिस्ट्री का भी, ठीक है, जितना, क्योंकि एक तो क्लासिकल डांस वाला हो चुका है, फोक डांस का जितना आपसे हो पाए, जितना आप कर पाएँ उतना आपको धीरे धीरे करते रहना। फिर हम लोग MCQs एक साथ प्रैक्टिस करेंगे इसके। ओके, चलो, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, अब मिलते हैं कल। और कल कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि हमें पता नहीं चला था, क्लास कब हो गई, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। काफ़ी, आई थिंक ये हमारी शॉर्टेस्ट क्लास होगी अभी तक की। चलो, थैंक यू, थैंक यू। एनोमलीज, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, एनोमलस वाले में कन्फ्यूजन है क्या? देखो, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में क्या होता है कि सिंपल होता ही है कि जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, कूल डाउन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। वाटर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। तो ये एक एनोमली है, यानी कि जो नॉर्मल बिहेवियर, जो नॉर्मल पैटर्न है उससे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, यानी जो होना चाहिए उससे कुछ विपरीत है। तो उसको हम बोल रहे हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और 4 डिग्री सेल्सियस पे होके, मतलब जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है पानी का टेम्परेचर, उसके बाद वो क्या करता है, जब उसके बाद हम उसको कूल डाउन करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है। तो जो, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस आते आते तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, तो जो पानी भारी होगा वो नीचे सेटल डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे 5 डिग्री सेल्सियस वाला भारी होगा तो 5 डिग्री सेल्सियस वाला नीचे आ गया, फिर 4 डिग्री सेल्सियस वाला भारी है तो वो नीचे आ गया, इस तरीके से, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि अब पानी इससे ज़्यादा डेंस होगा ही नहीं, यानी कि आप ये सोचो कि यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस हो गया और वो उससे ज़्यादा डेंसर हो जाए, तो वो नहीं है, वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएगा 3 वाला। क्यों? क्योंकि 3 कम भारी है, 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और ऊपर की लेयर अब नीचे नहीं जाएगी क्योंकि अब वो एक्सपैंड करेगी और वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में है तो वो फ्रीज़ हो जाएगी और ऊपर पूरी बर्फ़ जम जाएगी। ओके, ऑलराइट। इसमें भी तुमको मैं समराइज़ करूँ? क्यों, छोटे से लेक्चर में तुमको समरी चाहिए। चलो समराइज़ कर देता हूँ। तो हमने मैटर में ये पढ़ा कि देयर आर प्राइमरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सॉलिड है जहाँ पर इसका फिक्स शेप है, लिक्विड है जहाँ पर इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, जहाँ भी डालोगे उसका शेप ले लेगा, और गैस भाग रही है, ठीक है। ये बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी एग्जिबिट करती है। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे उससे कम, और यहाँ पे सबसे लीस्ट होता है। और इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो, मूवमेंट कितना हो रहा है इनका थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, इनका जीरो मूवमेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीडियम, लोएस्ट, ठीक है, इस तरीके से। देन अगर हम इसी गैस को हीट कर दें तो वो 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा बन जाएगा, जहाँ पर आयनाइजेशन हो जाता है गैस का, यानी कि हमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम अलग अलग पर्पसेस में, जैसे कि जो ग्लोइंग लाइट होती है, नियॉन लाइट, उनमें यूज़ करते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस से स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे इसको, अगर हम कूल डाउन कर दें गैस ऑफ लो डेंसिटी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो बोसॉन्स बन जाते हैं, यानी गैस के कुछ पार्टिकल्स आपस में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और बोसॉन बना देते हैं। और वो जो बोसॉन्स होते हैं, दे आर द 5th स्टेट ऑफ मैटर। 1924 में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस जी ने इसके बारे में बताया था कि बोसॉन करके भी कुछ हो सकता है अगर हम गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी 0 केल्विन पे कूल डाउन कर दें। 1925 में आइंस्टाइन ने उस रिसर्च पेपर को देख के इसके बारे में प्रेडिक्शंस करी थी, लेकिन एक्चुअल में बना नहीं पाए थे बोसॉन्स, जो 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने बनाया था रुबीडियम गैस के एटम्स के साथ। देन 1999 में सोडियम एटम्स के साथ वॉल्फगैंग केटल ने बनाया था, जिसकी वजह से तीनों लोगों को 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हमने चेंज ऑफ मैटर पढ़ा कि किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है ना। तो सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड होता है तो फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिड से सीधा गैस होता है सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड होता है डिपोजिशन बोलते हैं, लिक्विड से गैस होता है हम बोलते हैं कंडेंस, लिक्विड से गैस होता है इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड होता है तो बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर हमने ये भी देखा कि इवेपोरेशन किन किन कंडीशंस में ज़्यादा होता है, कब कम होता है। तो अगर आप तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हो, तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ कर जाता है,
ठीक। आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सतही क्षेत्र बढ़ाओगे, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। आप विंड स्पीड बढ़ाओगे, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। आप कपड़ों से इमेजिन कर लिया करो कि कपड़े कब जल्दी सूखेंगे, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन का जो दर है वो कम होता जाएगा। ये होता है इवापोरेशन किन किन कंडीशंस में ज़्यादा होता है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है, ठीक है। तब तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप स्टैटिक का भी मटेरियल लेते चलेंगे। आई होप आपने क्लासिकल डांस अलग कर लिया होगा, आपको मिलेगा आज फोक डांस का भी। तो जितना हो पाए, ठीक है, 3-4 स्टेट ही कर लेना, लेकिन थोड़ा बहुत इसको करते जाना, ठीक है। अभी आज 3 बजे आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज 3 बजे वीडियो मिलेगा, उसको देख लेना। वो रिगार्डिंग इसके है कि भाई काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि स्टैटिक जीके में कितना डीप में पढ़ना है, कितना डीप में जाने की ज़रूरत है स्टैटिक जीके में। तो वो पहला वीडियो देख लेना वो, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बैच में लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि उसमें जो फोक डांस के भी मिलेंगे तो उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं उन फोक डांसर्स के, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो जो मैंने पढ़ाया है तो कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, प्लस कौन सी ट्राइब उसको परफॉर्म करती है, कहाँ पे होता है, कौन सी ट्राइब उसको परफॉर्म करती है, और साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथ ही साथ, जैसे उसमें वीडियो मैंने दे रखा है, वीडियो लगा रखा है, ठीक है, एडिटिंग के थ्रू, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें जो अलग चीज़ें हैं यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी याद हो जाएं। क्योंकि डीप में सीजीएल टीयर 1 में बहुत डीप में पूछा था, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप कितना डीप पे जाओगे। उतना डीप में जाने के बाद भी क्या क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा? द आंसर इज़ नो। क्योंकि डेप्थ में कहाँ किस फोक डांस में, क्योंकि आप एक एक स्टेट में, क्लासिकल डांस में मैं डीप जाऊँ तो समझ में भी आता है कि हाँ 8 ही क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन एक स्टेट में इतने सारे एटलीस्ट कम से कम 5 फोक डांसेस तो होते ही हैं एक स्टेट में। अब उनमें सब में आप डीप में जाओगे तो 28 राज्य हैं, 8 यूटीज़ हैं, इंटू मल्टीप्लाई 5 करो, ठीक है, कितना होगा जाके। फिर फेस्टिवल के लिए भी सेम ऐसा करो। तो मेन सबसे प्राइमरी चीज़ तुम्हारी ये होनी चाहिए कि उस स्टेट के फेस्टिवल्स या फिर फोक डांसेस तुम्हें याद होनी चाहिए। कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है वो याद होना चाहिए, अगर ट्राइब है उसको लेके तो, और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद होना चाहिए। ये जब याद हो जाए तब तुम बोलना कि मुझे डीप में जाना है। उसके पहले तो तुम ये मुंह भी मत खोल देना मेरे सामने कि डीप में जाना है, डीप में करना है, ठीक है। क्योंकि डीप में करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप चीज़ पढ़ ही ना सको, याद ही ना कर सको, रिवाइज ना कर सको, एग्जाम माहौल तक रिटेन ना रख सको, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जितना बैच में आपको वीडियोस में मिलेगा उतना इनफ है, ठीक है। इनफ इन दी सेंस, इनफ है सच कुछ नहीं है, लेकिन जो भी नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीजीएल टीयर 1 में, तुमको लोग को लग रहा होगा कि सर 2 दिन से क्लासेस नहीं आई थी, 2-3 दिन से, है ना। तो मैं ऐसे कुछ खाली नहीं बैठा हुआ था, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन है वो मैंने सब कुछ, ठीक है, काइंड ऑफ कंडेंस कर लिया। जो भी सीजीएल टीयर 1 में जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो डीप में पूछी गई हैं, जो नई थी, ठीक है, तो वो मैं आपको वहाँ पे डिलीवर कर दूंगा अलग से, ठीक है। वो अलग से आपको डिलीवर हो जाएगा जो भी नई चीज़ें पूछी हैं, टीयर 1 में ही पूछी हैं, बाकी और किसी में नहीं पूछी हैं। चाहे मैं स्टेनो का पेपर उठा लूँ, चाहे सीपीओ उठा लूँ, चाहे सीएचएसएल उठा लूँ, मैंने सब देख लिया है, ठीक है। सीजीएल टीयर 1 बाकी जितने भी पेपर हुए हैं, रेलवे का सब कुछ, रेलवे का तो अभी मैं करवाऊँगा भी, ठीक है, अभी शायद संडे को सारे फोक डांस और फेस्टिवल। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि जो भी नया पूछा गया पेपर है वो मैं आपको करवा दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, लेकिन एक लिमिट होती है। आप फालतू में उस विशियस साइकिल में मत फंसिएगा, ठीक है। आप वो 3 बजे जो वीडियो डलेगा उसमें पूरा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। कि वो 1-2 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, ठीक है। मेजॉरिटी जहाँ से 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बनने लायक क्वेश्चंस हैं उनको बना के आइए, सिलेक्शन उसी से होगा। उन 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन से नहीं होता है, वो जो 1-2 की जो किसी से नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई नया सोर्स देख लें जाके कि अच्छा इस बुक से ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी कि आप अपना एक नया सोर्स लेके आ रहे हैं, हर एक के लिए एक नई बुक लेके आ रहे हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग मूव। जब तक कि आपको जो आपने पढ़ रखा है वो अच्छे से ना याद हो जाए। आप खुद सोचिए, आप खुद मुझे बताइए कि कोई एक स्टेट है उसके आपको फोक डांसेज ही याद नहीं है पूरे, ठीक है, एक स्टेट के फोक डांसेज है पूरे 28 राज्यों के फोक डांसेज ही नहीं याद हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे डीप जाना है, तो आप मूर्खता कर रहे हैं ना। आपको पहले फोक डांसेज याद करो ना, फिर कौन सी ट्राई परफॉर्म करी वो याद करो ना, फिर डीप में जाना स्टार्ट करो ना, ठीक है। क्योंकि उसको कब तक याद कर सकते हो, अभी मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, आज से 3 महीने बाद जब पेपर होगा क्या याद रख सकोगे? उत्तर ये है, मतलब क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको भी खुद से पूछना है। तो बाकी हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है। जो भी आपको कंटेंट, क्योंकि देखिए लाइव क्यों नहीं ले रहा हूँ उसका भी कारण बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि फोक डांस का जो पूरा है एडिटिंग में वीडियो बना है, अब यहाँ एडिटिंग नहीं चला सकता हूँ। एडिटिंग इन दी सेंस कि जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें बोलते बोलते साथ साथ वीडियो भी चल रहे हैं उस डांस को परफॉर्म करते हुए वो, ठीक है। फेस्टिवल में भी अभी मैं एडिटिंग करवा रहा हूँ,
तो वो लाइव में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग दी है, ये भी समझना, ठीक है। इसलिए वो दी है आपको रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें बीच बीच में वीडियो है और वीडियो के थ्रू पढ़ने में आसानी, समझ, ट्रिक तो बता ही रखी है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर हमें पढ़ना है, तो स्टैटिक जीके की फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा जो पहले बैच का मैंने लिया था, जो पहला वाला बैच हुआ था, उसका पूरा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। अगर आप बैच में नहीं हो, वैसे बैच में हैं तो आपको मिलता रहेगा टाइम टाइम से। क्लासिकल डांस हो गया, तो उसमें तो ऐसा वीडियोज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, मेन ज़रूरत होती है आपका फोक डांसेज में और फेस्टिवल में। तो फोक डांसेज पूरा वीडियो के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, सो दैट कि आपको आसान हो याद करने में, ठीक है। और डीप पे उतना ही जाएँ जितना जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई एक रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी बन गया और वो किसी ने सही कर दिया और आप सही नहीं कर पाए उसको, ठीक है। मेन सिलेक्शन वही लेके जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे इस बात को, जो 80% चीज़ों पे फोकस करता है जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। रैंडम कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। ऑलराइट। चलो, तो मैटर अभी हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, आज मैटर हुआ है, ठीक है। तो मैटर के डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी और कल हम यहाँ से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।